वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग इंडियन पॉलिटी में डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बट इनसे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमें आज डिस्कस करना है। और इसके बाद जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे देख सकते हैं मेरे साथ, जो कि सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। और आप इसकी अगर PDF या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं RO या RO री एग्ज़ाम, UP PCS या फिर अदर स्टेट PCS के लिए, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। PDF नोट चाहिए, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं सारी डिटेल्स आपको ऐप में ही दी गई हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो बात कर ली थी इन आर्टिकल्स के बारे में, और हमने बात की थी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बट इसके आगे जो हमें डिस्कस करना था वो ये था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तरह ही भारत मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होने का अनुभव होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर कुल 10 वर्ष तक जो वकालत का अनुभव होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की समझ में उस व्यक्ति को भारत की विधि का ज्ञाता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद हेतु संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख तो नहीं किया गया है। संसद सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आपको आगे भी इनको याद रखना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकते हैं, और ये जो न्यायाधीश हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब न्यायाधीश को इस प्रकार पद से हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा चुका हो। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीश को हटाने का जो आधार होता है वो उनका दुर्व्यवहार या कदाचार होना चाहिए, जो कि सिद्ध किया जा चुका हो। आर्टिकल्स देख लीजिए 13, 32, 131 से 136, 143, 226 और 246। इनके अधीन न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश पद का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी अन्य न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में ही 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु कोई आयु का तो उल्लेख है नहीं। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अगर ये अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं और इन्हें संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए इस प्रस्ताव को पारित करना होता है संसद में, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का दुर्व्यवहार या कदाचार साबित हो चुका हो। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, 131 से 136 के तहत, आर्टिकल 143, 226 और 246 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को दिए गए अपने फैसले में अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने अधिनियम को रद्द कर दिया और कहा कि बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों का आगमन वास्तव में असम राज्य पर किया गया एक अतिक्रमण है और एक गंभीर आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष की आयु होती है। संविधान के अनुच्छेद 125 क्लॉज 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है इनका निर्धारण
संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं और ये किसके तहत करते हैं तो आर्टिकल 126 के तहत करते हैं। उच्चतम न्यायालय को देश का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होता है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग के वेतन, भत्ते, लोकपाल, स्पीकर या फिर राज्यसभा के उपसभापति के वेतन आदि संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 220 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश के पद पर ना रहे हों उसमें वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है संसद निर्धारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं और इनके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका अगर वेतन बात की जाए तो 2,80,000 रुपये होता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपये होता है। आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या फिर गणपूर्ति को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम से कम 5 होनी चाहिए और इसे संविधान की पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है, कई बार मैच करने को ये आया हुआ है और उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना किए जाने पर या फिर गरिमा गिराए जाने पर दंड देने की भी शक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ यह है कि सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य दिया जाता है या साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त होती है और इसके अंतर्गत निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू किया जाता है। जनहित याचिका जिसे PIL कहते हैं, इसकी अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों से सहमत है ताकि विधि की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण सुनिश्चित किया जा सके। 1980 के दशक में सबसे पहले केवल पीड़ित पक्ष न्याय के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता था। आपातकाल के युग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से लोगों को ऐसी सुविधा प्रदान करना चाहिए जिसमें जनता में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक गैर सरकारी संगठन भी सार्वजनिक हित के मामलों में कानूनी सहायता की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर अदालत में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे और PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही दायर की जा सकती है। PIL शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो विधि के शासन की अवधारणा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। कोलगेट आवंटन घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता करार दिया था और आर्टिकल 143 क्या कहता है तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट वाइज इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए 1-2 बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके एग्जाम में, वो चाहे अभी जो UP PCS प्री एग्ज़ाम होगा इसमें भी ये क्लासेस काफ़ी हेल्प करेंगी और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अगली क्लासेस हो रही हैं जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनसे पिछले पेपर्स में भी आए थे और आगे भी बनने की संभावना है। PCS के पेपर का जो ट्रेंड है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 2 स्टेटमेंट लगभग हर प्रश्न में अब बन जाते हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको किसी भी विषय में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर फैक्ट आपको पूछे जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी आपको अपना पकड़ बनानी होगी। देश की किसी न्यायालय में चल रहे मामला या फिर वाद को अन्यत्र भेजने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के आधारभूत जो संरचना का सिद्धांत है इसका स्रोत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित
विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है। केशवानंद भारती मामला आप सभी को पता होगा 1973 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या फिर मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं। अगस्त 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम और इन्होंने गुजरात में चुनाव आयोग और सरकार के बीच उठे विवाद के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। आर्टिकल 324 के तहत आप देखेंगे चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, आयोगों के अधिकार क्षेत्र हैं, शक्तियों पर अनुच्छेद 174 का प्रभाव और क्या आयोग किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश कर सकता है, इस संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MB शाह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का महिमा मंडन किया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य के होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को दी गई वरीयता संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं है। कमल नारायण सिंह सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब इससे आगे भी हम लोग इस क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपकी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई। जो अभी तक पढ़ा है वो उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी एक साथ आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेहतर ढंग से और बेस्ट स्टडी मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है UPPSC के एग्जाम्स में। आप जो भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।